अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मुझको मालूम है, मैंने कहा, वो तुम्हारे साथ घर से भागने को तैयार है और तुम्हारा यही इरादा है। तुम शेर हो मुश्ताक खान। मर्द मोहब्बत पर कुर्बान हो जाया करते हैं, लेकिन उसको ले जाओगे कहाँ? कहीं चले जाएंगे, उसने कहा। खुदा की ज़मीन तंग नहीं, बहुत दूर चले जाएंगे। रुपए पैसे की ज़रूरत होगी, मैंने कहा। अगर फातिमा का जेवर चोरी ना होता तो साथ ले आती। लानत है ऐसे मर्द पर जो औरत को कहे कि घर से जेवर चोरी कर लाना, उसने कहा और मेरी तरफ झुककर बोला। हम उन आशिकों में से नहीं हैं जनाबे आली। मैं उसको जहाँ कहीं भी ले जाऊँगा वहाँ मैं खुद मेहनत मजदूरी करूँगा। वो ऐसी ही बातें करता रहा। वो मुझ पर रोब गांठ रहा था। मैं सवालों और जिरा के ज़रिए उसको अपनी लाइन पर लाने की कोशिश करता था और वो अपनी लाइन को नहीं छोड़ता था। मैंने उसको गरमाने का प्रोग्राम बनाया। मुश्ताक, मैंने कहा, फातिमा के घर एक नौकर हुआ करता था, अल्फा। 2 अढ़ाई महीने हुए उसको इन लोगों ने घर से निकाल दिया है। उसको क्यों निकाला है? वो ठीक आदमी नहीं था, उसने कहा। बहुत सर चढ़ गया था, कमीन जात का आदमी था। कुल्ले पर पगड़ी बांधता और घर वालों की बराबरी में रहने की कोशिश करता था। वो तुम्हारी बराबरी भी करता है, मैंने उस पर एक और पहलू से हमला करते हुए कहा। तुम फातिमा पर पागल हुए जा रहे हो और फातिमा अल्फे पर पागल होती रही है। वो चौबारे के एक कमरे में इकट्ठे पकड़े गए थे। दोनों की जो पिटाई हुई थी वो मालूम नहीं इन दोनों ने किस तरह बर्दाश्त कर ली थी। मुश्ताक की आंखें ठहर गईं, फिर और ज़्यादा खुल गईं, फिर उसका मुंह भी थोड़ा सा खुल गया। मैं नहीं मानता, उसके मुंह से सरगोशी निकली। अगर ये सही है तो मैं उस कमीने अल्फे को कत्ल कर दूंगा। मैं तुम्हारे इन लफ्ज़ों पर ही तुमको हवालात में बंद कर दूंगा, मैंने कहा। गांव के कई लोग फातिमा और अल्फे के ताल्लुकात के गवाह हैं। क्या तुमने अल्फे को थाने में नहीं देखा? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे वास्ते फातिमा का रिश्ता इसी वजह से नहीं लिया था कि वो अच्छे चाल चलन की लड़की नहीं। एक तरफ वो तुम्हारे साथ मोहब्बत का खेल खेलती रही और दूसरी तरफ उसने अल्फे के साथ भी याराना लगाया हुआ था। ये भी पता नहीं कि उसकी किस किस के साथ दोस्ती लगी हुई थी। मुश्ताक ने फातिमा की मोहब्बत की बातें शुरू कर दी। वो शायद भूल गया था कि वो थाने में एक थानेदार के सामने बैठा है। वो मुझ पर रोब झाड़ रहा था कि फातिमा जैसी खूबसूरत लड़की उस पर मरती है और इस लड़की को हासिल लोग बदनाम कर रहे हैं। वो जज्बाती भी हो गया था, लेकिन मैं उसको गरमाना और भड़काना चाहता था। इससे मुझको उम्मीद थी कि उसके दिल से राज बाहर आ जाएगा। ओ बेवकूफ़, मैंने उसको कहा, तुम ये भी नहीं समझे कि फातिमा ने तुम्हारे हाथों अपना काम करा लिया है। वो अल्फे के साथ घर से भागने के वास्ते जेवर, नकदी और रेशमी कपड़े साथ ले जाना चाहती थी। उसने ये माल तुमसे निकलवाया, तुम उसके हाथों में खेलते रहे और नकब लगवाकर माल निकलवाया। अब पकड़े तुम जाओगे। उसको मैंने पहले ही एक सदमा पहुंचाया था, अब दूसरी चोट मारी तो वो तड़पने लगा। वो जुर्म कबूल करने से इनकार कर रहा था। मेरी बात समझने की कोशिश करो मुश्ताक, मैंने कहा, तुम बड़े खतरनाक चक्कर में आ गए हो। ख़ानदानी आदमी हो, मैं तुमको इस चक्कर से निकालना चाहता हूँ। सारा मामला मेरे हाथ में है। तुम मुँह से कहो और माल दे दो। मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि माल तुमने बरामद कराया है। मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाओ। वो गुस्से में उठ खड़ा हुआ और सख्त बेचैनी और गुस्से में कहने लगा, तुम लोगों में खुदा का भी खौफ नहीं है, दूसरों की इज्जत का भी तुमको ख्याल नहीं। थानेदार बनकर अपने आप को खुदा समझ लेते हो। मैं दौलत लुटाने वाला आदमी हूँ और तुम मुझ पर डकैती का इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं फातिमा को रुपयों में तोल कर ला सकता हूँ। वो बोलता रहा और उसका गुस्सा ज़्यादा होता गया। मैं खामोशी से सुनता रहा। उठो और मुझको हवालात में बंद कर दो, उसने कहा। तफ्तीश करते रहो, जुर्म मेरे खिलाफ साबित हो जाए तो फांसी की सज़ा देना और अगर जुर्म अल्फे पर साबित होता है तो उसको मेरे हवाले कर देना। मैंने उसको ठंडा कर लिया और फिर उसको फातिमा और अल्फे पर ले आया। खुदा के वास्ते आप ये मान जाएं कि ये वारदात मैंने नहीं की और न कराई है, उसने कहा। मुझको अब एक बात समझ आती है। खुदा को गवाह रखकर कहता हूँ कि फातिमा के साथ मेरा ताल्लुक बिल्कुल पाक था। वो कहती थी कि मैंने तुमको अपना खाविंद कबूल कर लिया है। मैं नहीं मानता था। कभी कभी वो नाराज़ हो जाती थी। मुझको अब समझ आ गई है, अल्फे के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती थी। कमीज ज़ात को इतनी ऊंची ज़ात के अमीर कबीर ख़ानदान की लड़की नहीं मिल सकती थी। फातिमा ने शायद ये सोचा था कि वो मुझको अपना खाविंद बनाएगी और ताल्लुक अल्फे के साथ कायम रखेगी। मैं दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ बहुत बातें हुई,
मैं उसकी ज़हनी हालत देख रहा था। मुझको साफ नज़र आ रहा था कि ये उन दोनों को कत्ल कर देगा। ये तो बात की बात थी, मेरा मसला कुछ और था। मैंने ये महसूस कर लिया था कि इस वारदात के साथ मुश्ताक का कोई ताल्लुक नहीं। किसी जुर्म के असल मुजरिम भी इनकार ही करते हैं और बाज़ मुजरिम मार खा खा कर बेहोश हो जाते हैं, लेकिन होश में आकर इनकार पर कायम रहते हैं। फिर भी पता लग जाता है कि ये शख्स मुजरिम है। मुश्ताक की जो हालत हो गई थी, इससे मालूम होता था कि ये वारदात उसने नहीं कराई। फिर भी मैंने उसको शामिल तफ्तीश रखा। फातिमा का बाप और भाई और उसके 2-3 रिश्तेदार थाने में आए हुए थे। मैंने फातिमा के बाप को अंदर बुलाया और उसको कहा कि वो अपनी बेटी को, जिसका नाम फातिमा है, थाने ले आए। उस शख्स ने मुझको हैरान होकर देखा, जैसे मैंने उसको गाली दे दी हो। उसने मुझसे वजह पूछी कि उसकी बेटी को क्यों बुलाया जा रहा है। तफ्तीश के वास्ते जनाब, मैंने कहा। आप जाकर अपनी बेटी को ले आएं। इंस्पेक्टर साहब, उसने कहा, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। मैं तफ्तीश रोककर अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। मैंने कहा, चौधरी जी, क्या आप अपनी बेटी को नहीं जानते? लेकिन उसका इस वारदात के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? उसने पूछा। वही ताल्लुक हो सकता है जो उसका अल्फे और मुश्ताक के साथ है, मैंने कहा। और चौधरी साहब, मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब ना करें। मैं जो कहता हूँ वो करें, फ़ौरन यहाँ से चले जाएं। वो सर झुकाए हुए बाहर निकल गया और 5-7 मिनट बाद 4-5 आदमियों को साथ लेकर फिर मेरे कमरे में आ गया। मैंने उनको बात करने का मौका न दिया और डांट कर बाहर निकाल दिया। वो मेरी हुक्म अदूली नहीं कर सकते थे। उनके आने तक मैं 2-3 मुखबिरों से मुख्तलिफ अशखास की रिपोर्टें लेता रहा। 1.5-2 घंटे बाद फातिमा अपने बाप के साथ मेरे दफ्तर में दाखिल हुई। बड़े अच्छे कद और दिलकश चेहरे वाली लड़की थी। मैंने उसके बाप को कहा कि वो उसको मेरे पास छोड़कर चला जाए और कोई फिक्र ना करे। वो इस तरह बाहर निकला जैसे उसके सर पर वजन रखा हुआ हो। मैं उसकी जज्बाती हालत बहुत अच्छी तरह समझता था, हालांकि मेरी उम्र इतनी नहीं थी। मैं जवानी की उम्र में था। फातिमा, मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में जो चोरी हुई वो किसने की है? वो हंस पड़ी और उसने गर्दन को ज़रा सा खम देकर सर इस तरह हिलाया, जिसका मतलब ये था कि उसको मालूम नहीं। अगर तुमको मालूम है तो पर्दे में बता दो, मैंने कहा। मुझको मालूम है कि तुम अल्फे के साथ घर से भाग जाना चाहती हो। ना जी, उसने बड़े इत्मीनान से बगैर किसी रद्द अमल के कहा। अल्फा क्या चीज़ है? मैं तो मुश्ताक के साथ जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो हंस पड़ी। मैंने इतने इशारे से ही समझ लिया कि ये लड़की जहनी मरीज़ है। मैंने उस पर सीधे सवाल करने शुरू कर दिए। अच्छा, ये बताओ फातिमा, मैंने पूछा, इन दोनों में से ये वारदात किसने कराई है? अल्लाह जाने, उसने हंसते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। मैं दुआ किया करती थी कि मुश्ताक के साथ मेरी शादी नहीं होती तो अल्लाह करे कि जो जेवर और कपड़े मेरे वास्ते बने हैं उनको आग लग जाए या चोर ले जाए। मुझको ये शक हुआ कि ये लड़की दानिस्ता पागल न बनी हुई हो, लेकिन याद आ गया कि नंबरदार और झीलदार ने बताया था कि लड़की बचपन से ही ऐसी है। ऐसी लड़की से मुझको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता था। मैंने सोचा कि उसके पागलपन को ही इस्तेमाल करूं। उस वक्त तक मैं इतना तजर्बेकार तो नहीं हुआ था, लेकिन इंसानों की नज़रें और उनके चेहरे किसी हद तक पढ़ लिया करता था। फातिमा मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझको देखती थी और मैं महसूस करता था कि उसकी आंखों में प्यास और तलब सी है। कुदरती बात है कि उसके माँ बाप और भाई वगैरह उसको पगली समझकर उसके साथ अच्छी तरह नहीं बोलते होंगे, और ये अगर अकल की बात कर बैठे तो इस बात को भी रद्द कर देते होंगे। मैंने उसकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। फातिमा, मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारी शादी मुश्ताक के साथ करा दूँ तो क्या इनाम दोगी? वो कुछ देर मेरे मुंह की तरफ देखती रही। उसके होंठों पर मुस्कुराहट मौजूद थी। फिर बोली, आप शादीशुदा हैं? मुझको गोली मारो फातिमा, मैंने कहा। मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। हाय अल्लाह, उसने कहा। गोली क्यों मारूँ? इतने खूबसूरत आदमी हैं आप। हाँ बताओ, मैंने जो पूछा था। मैंने कहा, मुश्ताक के साथ शादी करा दूँ? करा दें, उसने कहा। और बताएं क्या इनाम लेना है? मुझको ये इनाम चाहिए कि ये बता दो कि तुम्हारा माल किसने चोरी किया है। मुझको क्या पता, उसने कहा। पता लगता तो मैं शोर मचा देती और वो पकड़े जाते। मैंने बहुत कोशिश की कि वो पागलपन में ही राज की कोई बात उगल दे, लेकिन वो कोई बात संजीदगी से नहीं सुनती थी, और उसके घर का जो इतना नुकसान हुआ था उसकी बाबत भी वो संजीदा नहीं थी। उसको तो परवाह ही नहीं थी कि उसके घर में इतनी संगीन वारदात हुई है। वो सिर्फ अपने इस सवाल पर संजीदा थी जो उसने 4 दफ़ा मुझसे पूछा, क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने उसके सवाल का जवाब दिया ही नहीं।
मैंने जब उससे कहा कि वो अपने बाप के पास चली जाए तो ऐसे लगा जैसे उसने सुना ही नहीं। दूसरी दफ़ा कहने पर वो उठी और बाहर निकलने की बजाय मेज से घूमकर मेरी तरफ आई। उसने मेरे सर पर हाथ रखा। मैं सर से नंगा था। ज़रा देर मेरे सर पर हाथ फेरती रही। मैंने उसको मना न किया। मैं उसके जहन की हालत को जानता था। मैं उठा और उसका बाजू पकड़कर आराम आराम से उसको दरवाजे की तरफ ले चला। दरवाजे में जाकर उसको फिर कहा कि वो अपने बाप के पास चली जाए। उसने मुझको अजीब सी नज़रों से देखा और इस तरफ चल पड़ी जैसे वो जाना नहीं चाहती थी। मैं इस सोच में पड़ गया कि लड़की ज़हनी लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उसने इसी पागलपने में अपने किसी चाहने वाले के वास्ते घर के भेदी का काम कर दिखाया हो। उस वक्त मेरे पास कत्ल की 2 और डकैती की 3 वारदातों की तफ्तीश थी। एएसआई के पास भी बहुत काम था। मैंने नकबजनी की इन वारदातों की तफ्तीश अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर के हवाले कर दी। वह हिंदू राजपूत था। तफ्तीश और सुराग रसानी बड़ी मेहनत से करता था। खाता बहुत था। मकतूल के घर से भी वसूल कर लिया करता था। उसने उसी रोज़ तफ्तीश शुरू कर दी। तकरीबन 1 महीना गुजर गया। मुलजिमों का कोई सुराग न मिला। एक रोज़ पहले वारदात वाले घर के 3 आदमी थाने में आए। आपको एक इशारा देने आए हैं, इनमें से एक ने कहा। उसने 25 मील दूर के ज़िले शहर का नाम लेकर कहा, आपको शायद मालूम होगा कि हमारी बेटी की शादी हो रही है और जो कपड़े और जेवर चोरी हुए हैं वो हमने अपनी बेटी के लिए बनाए थे। लड़के वाले कह रहे थे कि माल की वापसी तो मुश्किल नज़र आती है, किसी तरह शादी जल्दी हो जानी चाहिए। अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, हमने सोचा कि शादी को और ज़्यादा ना टाला जाए। हम शहर जेवर बनवाने के लिए चले गए। कुछ और चीज़ें भी खरीदनी थी। मेरी बीवी मेरे साथ थी, उसकी एक बहन और उसका खाविंद भी साथ थे। हम सोनार की दुकान पर बैठे हुए जेवर के नमूने देख रहे थे। एक आदमी एक जवान लड़की के साथ दुकान में दाखिल हुआ। लड़की ने बड़े कीमती रेशमी कपड़े पहने हुए थे। आदमी ने लट्ठे की शलवार और कमीज पहनी हुई थी। उसके सर पर तुर्रे वाली पगड़ी थी। सुनार हमें छोड़कर फौरन उनकी तरफ गया। उस आदमी ने हाथ शीशे के शोकेस के ऊपर से आगे करके नीचे किया। मैं देख रहा था कि इस आदमी के हाथ में छोटी सी थैली थी जो सुनार ने उसके हाथ से पकड़ ली। सुनार पीछे वाले कमरे में चला गया। मेरी बीवी लड़की की तरफ देख रही थी। उसने मुझको आहिस्ता से कहा, ये निग्गो तो नहीं? अब मैंने लड़की को गौर से देखा तो वो वाकई निग्गो थी, जो 3 महीने से कुछ ज़्यादा अरसा गुजरा गांव से लापता हो गई थी। मेरी बीवी ने उसको आवाज़ दी। निग्गो ने हमारी तरफ देखा और हमारी तरफ आने की बजाय अपने साथ के आदमी को कुछ कहा और दोनों बड़ी जल्दी में दुकान से निकल गए। मेरी साली के खामिद ने कहा कि वो इस आदमी को जानता है और ये आदमी अच्छी शोहरत वाला नहीं, शायद हमारे ही इलाके का रहने वाला है। हम दोनों बाहर निकले तो देखा कि वो आदमी और निग्गो टांगे पर बैठ रहे थे और टांगा चल पड़ा था। इस शख्स की साली का खामिद भी साथ आया था। मैंने उससे पूछा कि वो आदमी कौन था। मैं उसका नाम नहीं जानता जनाब, उसने कहा। एक बार एक जगह उसको देखा था। मेरे एक दोस्त ने मुझको बताया था कि ये शख्स जो इतना मोअज़्ज़िज़ जवान लगता है, माना हुआ रहज़न और डकैत है। थाने में उन मुजरिमों के फ़ोटो मौजूद होते हैं जो इश्तहारी होते हैं। इनमें से बाज़ का इनाम भी मुकर्रर होता है। मैंने इस आदमी को फ्रेम में इकट्ठे लगे हुए फ़ोटो दिखाए और कहा कि इस शख्स को उसने देखा है, क्या उसका फ़ोटो इनमें मौजूद है? उसने तमाम फ़ोटो देखे और कहा कि उसका फ़ोटो इनमें नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि वो लड़की कब और किस गांव से गायब हुई थी। उन्होंने मुझको याद दिलाया कि लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में आई थी, लेकिन आपने मालूम नहीं क्या कहा था कि कोई तफ्तीश ही नहीं हुई थी। मुझको याद आ गया कि 3 महीने के लगभग अरसा गुजरा। नकबजनी की वारदात वाले गांव की एक लड़की लापता हो गई थी। वो कोई छोटी ज़ात की लड़की नहीं थी, लेकिन उसकी ज़ात इतनी ऊंची भी नहीं थी। दरमियाने से दर्जे के लोग थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट देने के वास्ते लड़की का बाप और उसका चचा आया था। उन्होंने लड़की का नाम निगार बीवी बताया था। उसको गांव में निग्गो कहते थे। उन्होंने बताया कि लड़की रात को घर में सोई थी, सुबह उठ के देखा तो वो गायब थी। मैंने उनसे निग्गो की उम्र पूछी तो उन्होंने बताया कि 20-21 साल थी। मैंने उनको कहा था कि उनको किसी पर शक है तो बताएं, और अगर उनको ये शक है कि लड़की को ज़बरदस्ती अगवा किया गया है तो भी बता दें, फिर मैं लड़की को जिंदा या मुर्दा ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने कोई भी शक जाहिर न किया। मैंने देखा कि लड़की का बाप और चचा ढीली ढीली बातें कर रहे थे। वो नंबरदार को साथ नहीं लाए थे। उनसे पूछा कि वो नंबरदार को क्यों साथ नहीं लाए, तो लड़की के बाप ने कहा कि वो दरपर्दा थाने आए हैं। वो अपनी बेइज्जती से डरते थे। उनको ये उम्मीद थी कि गांव में उनकी लड़की की गुमशुदगी का किसी को पता ही नहीं लगेगा।
इससे मुझको यकीन हो गया कि इनको मालूम है कि लड़की किसी के साथ निकल गई है और ये महज रस्मी तौर पर रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। मैंने लड़की के चचा को अपने गांव जाने और नंबरदार चौकीदार को साथ ले आने के लिए कहा। नंबरदार और चौकीदार घोड़ियों पर 2.5-3 घंटे बाद आए। मैंने नंबरदार से गुमशुदा लड़की की बाबत पूछा। बदमाश माँ की बेटी है, नंबरदार ने कहा। सारा गांव गवाही देगा कि लड़की की माँ पक्की फरेबकार है। अल्लाह ने उसको हुस्न दिया है और 3 बेटियां दी हैं। बेटा कोई नहीं है। निक्को सबसे बड़ी लड़की है और माँ से ज़्यादा खूबसूरत निकली है। वो खुद किसी के साथ गई होगी और माँ को पूरा पता होगा। बाप कैसा आदमी है, मैंने पूछा। मुर्दा है, नंबरदार ने जवाब दिया। ऐसे समझो कि इस औरत ने उसको मुर्दा कर दिया है, बीवी के आगे दब गया है। नंबरदार ने निग्गो की माँ के चाल चलन की बहुत सी बातें सुनाई। आपकी बेटी लापता हो गई है, मैंने निग्गो के बाप और चचा को अलग बिठाकर कहा। उसको ढूंढना मेरा फर्ज है, मैं आपको टालूंगा नहीं, लेकिन ये सोच लो कि लड़की की उम्र 21 साल है। वो छोटी सी बच्ची नहीं थी कि उसको कोई उठाकर ले गया होगा। मैं इस आदमी को पकड़ लूंगा जिसके साथ वो गई है। अगर लड़की ने अदालत में ये कह दिया कि मैं बालिग हूँ और खुद इस शख्स के साथ शादी कर ली है, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। आपको अपने घर के हालात मालूम ही हैं। निग्गो के बाप ने कहा कि वो रिपोर्ट नहीं देना चाहता था। चचा ने भी कहा कि जाने वो जिधर गई है। मैंने उनको फिर भी कहा कि वो कहते हैं तो मैं रिपोर्ट लिखकर तफ्तीश शुरू कर दूंगा, लेकिन वो मेरी बात समझ गए थे और चले गए। अब 3 महीनों बाद मैं निग्गो का नाम सुन रहा था। लापता होने के 3 माह बाद निग्गो का कहीं नजर आना मेरी दिलचस्पी का वाकया नहीं था। मेरे कान ये सुनकर खड़े हुए कि निग्गो के साथ जो आदमी था उसकी शोहरत अच्छी नहीं थी। दूसरी बात यह कि उस आदमी ने सुनार को हाथ नीचे करके यानी दूसरों से चोरी एक छोटी सी थैली दी थी जो सुनार लेकर पिछले कमरे में चला गया। तीसरी बात यह कि निग्गो ने अपने गांव के 2 आदमियों और 2 औरतों को देखा तो वो घबरा गई। फिर उसने अपने साथ के आदमी से कुछ कहा और दोनों बड़ी तेजी से बाहर निकल गए। और चौथी बात यह कि किसी ने कहा था कि यह आदमी कितना मोअज़्ज़िज़ लगता है, लेकिन रहज़न और डकैत है। अगर वो थैली मशकूक ना होती तो वो आदमी इस तरह छुपाकर सुनार को क्यों देता। मेरे जहन में ये शक बैठ गया कि इस गुत्थी में चोरी का माल जेवर ही हो सकता था, लेकिन ये तो नहीं हो सकता था कि ये नकबजनी की इन वारदातों का जेवर था। ये जो 2 आदमी खबर लाए थे उन्होंने मेरे जहन में और शक इस तरह डाल दिया कि इनकी औरतें कहती थी कि निग्गो ने जो कपड़े पहने हुए थे वो इनकी बेटी के मालूम होते थे। यह ख़ास किस्म के कपड़े का जोड़ा था। उस ज़माने में सूती कपड़ा आम इस्तेमाल होता था। रुपए पैसे वाले लोगों की औरतें रेशमी कपड़े ख़ास मौक़ों पर पहनती थीं। मैं देहात की बात कर रहा हूँ। आजकल तो क्या अमीर क्या गरीब केटी और नायलॉन वगैरह के कपड़े पहनते हैं। उस ज़माने में सूती कपड़ा निहायत अच्छा होता था। देहात में जहेज में ज़्यादा जोड़े अच्छी किस्म की काटन के रखे जाते थे। मैंने आपको बताया कि जिन घरों में नकब लगी थी वो अमीर लोगों के घर थे। वो बाहर के रेशम के कीमती कपड़े खरीद सकते थे। मैंने उनसे तफसील पूछी तो मुझको ज़रूरत महसूस हुई कि इनकी औरतों के साथ गुफ्तगू की जाए। मैंने उनको कहा कि वो अपनी दोनों औरतों को थाने ले आएं। इनके आने तक मैंने बजरिया टेलीफोन इलाका डीएसपी के साथ बात कर ली कि मुझको शायद ज़िले के शहर में एक सुनार की दुकान की तलाशी और सुनार को शामिल तफ्तीश करने के वास्ते जाना पड़े। मैंने उनको सारी बात सुनाई। इस काम की थोड़ी सी कागजी कार्रवाई होनी थी। वो अंग्रेज़ों का ज़माना था, सुर्ख फीते का रिवाज नहीं था। दफ्तरी कार्रवाइयाँ तेज़ी से होती थी। नकबजनी, डकैती और कत्ल जैसी संगीन वारदातों की तफ्तीश में दफ्तरी और कागजी कार्रवाइयों को रुकावट नहीं बनने दिया जाता था। दफ्तरी और कागजी कार्रवाइयों के साथ आपको दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि वो औरतें आईं तो मैंने दोनों को इकट्ठे बिठा लिया। आप जानते होंगे कि औरत को बड़ी गहरी नज़रों से देखा करती है। औरतें सबसे पहले एक दूसरे के कपड़े फिर पहना हुआ जेवर देखती हैं। इसके बाद वो देखती हैं कि ये कौन है और वो कौन है। मैंने इन दोनों औरतों से नहायत छोटी छोटी और बहुत सी बारीक बातें पूछी। वो जो मेरे सवालों का जवाब देती जा रही थी, मेरे जहन में शकूक पुख्ता होते जा रहे थे और मेरी सुराग रसानी वाली रग फड़कने लगी थी। मैं आपको सारे सवाल और उनके जवाब नहीं सुनाऊंगा। इनसे मैंने जो मालूमात हासिल की वो ये थी कि उन्होंने निग्गो का चेहरा बाद में देखा था। वो उसको शहर की लड़की बल्कि हिंदुओं की लड़की समझी थी। जब चेहरा देखा तो वो निग्गो जैसा था। उसका रंग पहले से ज़्यादा गोरा था।
गांव में मामूली से कपड़े पहना करती और उसके चेहरे पर रौनक नहीं हुआ करती थी। गौर से देखा तो वो निग्गो ही निकली। उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो इन औरतों को अपने लगे या इन जैसे लगे। उन्होंने दुपट्टा खास तौर पर पहचाना। इस पर उन्होंने मेरे थाने वाले कस्बे के एक कारीगर से कढ़ाई कराई थी। ऐसे ही उन्होंने 2-3 और निशानियां बताईं। मैं ऐसा अनाड़ी तो नहीं था कि कपड़ों की निशानियों पर ही चल पड़ता। कपड़ा जो बाजार में आता है वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, पैसे वाले लोग खरीदते और पहनते हैं। इस तरह एक कपड़ा कई लोगों के जिस्मों पर नजर आता है। अलबत्ता दुपट्टे की कढ़ाई पर गौर किया जा सकता था। मुझको ख्याल आ गया कि निग्गो ने घर के भेदी का काम न किया हो। क्या निग्गो तुम्हारे घर आती थी? आती थी, एक औरत ने जवाब दिया। मेरी बेटी के पास देर तक बैठती थी। वो तो हर घर में जाती थी, दूसरी औरत ने कहा। हंसने खेलने और खुश रहने और हंसाने वाली लड़की थी। क्या तुमने उसको कभी अपनी बेटी का जेवर और कपड़े वगैरह दिखाए थे? बिल्कुल दिखाए थे, लड़की की माँ ने जवाब दिया। मेरी बेटी ने ट्रंक खोलकर एक एक चीज़ दिखाई और उसकी ट्रंक पर रखी हुई थी। फिर दोनों लड़कियों ने ट्रंक उठाकर ट्रंकों पर रखा था। तो मैंने खुद देखा था। निग्गो कैसी लड़की है? माँ की वजह से बदनाम थी, लड़की की माँ ने बताया। उसकी माँ तो अब भी मर्दों के साथ दोस्तियां लगाने से बाज नहीं आती। इस औरत का वतीरा ये रहा है कि बेटी के रिश्ते का किसी के साथ वादा करके उसकी जेब खाली कर लेती है, फिर उसको जवाब देकर रिश्ते का वादा किसी और के साथ कर देती है। वो खुद भी और उसकी बेटियां भी खूबसूरत हैं, इस वजह से मर्द उसके जाल में आ जाते हैं। निग्गो का चाल चलन कैसा था? गांव में लोग बातें तो बहुत करते थे, लेकिन अपनी माँ की तरह खराब नहीं थी, लड़की की खाला ने जवाब दिया। मेरे बेटे पर उसने जादू चला लिया था, लड़की की माँ ने कहा। मेरा बेटा कहता था कि निग्गो के साथ ही शादी करूंगा। मैंने तो अपने पीर साहब से ताबीज़ लिखवाकर अपने बेटे को पिलाए थे। उनका ये असर हुआ कि निग्गो किसी और के साथ भाग गई। मुझको निग्गो की चाल चलन और हुस्न के साथ दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि वो घर वेदी बनी होगी या नहीं। कभी तो मुझको ख्याल आता कि मैं हवा में हाथ पांव चला रहा हूँ, लेकिन ये बात कि उस आदमी ने सुनार को चोरी छुपे थैली दी थी, मुझको मजबूर करती थी कि सुनार को शामिल तफ्तीश किया जाए। मैंने अगली सुबह की गाड़ी से शहर जाने का इंतज़ाम कर लिया। मेरे साथ अपने 2 कांस्टेबल थे और एक हेड कांस्टेबल। जिस लड़की के घर नकब लगी थी उसके बाप को और उसकी साली के खामिद को रहनुमाई के वास्ते साथ ले लिया था। मैं पहली गाड़ी से निकल गया और जब उस शहर पहुंचकर सुनार की दुकान तक गए तो दुकान खुल चुकी थी। एक थानेदार और 2 कांस्टेबलों को देखकर दुकानदार का रंग बदल गया। मुझको बताया गया कि इस आदमी ने उस शख्स को थैली दी थी। ये बड़ी दुकान थी, आजकल की ज्वेलरी की दुकानों की तरह इसका शीशे वाला काउंटर था। सुनार की तो जबान ही बंद हो गई थी। घबराएं नहीं लाला जी, मैंने उसको कहा। वो हिंदू था। आप छोटा सा एक काम करें, कल एक आदमी एक खूबसूरत लड़की के साथ आया था। वो आपको छोटी सी एक थैली दे गया था। आप वो थैली मुझको दे दें, लेकिन मैं थैली खाली नहीं लूँगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसने कहा, मुझको कोई थैली नहीं दे गया आपको शायद। लाला जी, मैंने उसको आगे बोलने न दिया। क्या आपको मालूम है कि पुलिस किसी मकान या दुकान की तलाशी किस तरह लिया करती है? मैं जब तलाशी ले रहा हूँगा तो सारा बाजार तमाशा देखने आ जाएगा। एक डकैत के साथ गिरफ्तार होना चाहते हो? मैं और ज़्यादा मोहलत नहीं दूंगा। उसने आ भरी और सर का इशारा किया कि अंदर आओ। वो पिछले कमरे की तरफ चला तो मैं काउंटर से घूमकर उसके पीछे चला गया। वो छोटा सा कमरा था। 3-4 आदमी जो उसके कारीगर थे फर्श पर बैठे काम कर रहे थे। सुनार ने उनको बाहर जाने के लिए कहा। मैंने उनको कहा कि वो काउंटर से बाहर ना जाएं। इंस्पेक्टर साहब, सुनार ने कहा, बताइए क्या खिदमत करूं? जो फरमाएंगे पेश करूंगा। वो शहर का ज्वेलर था। मैं इससे बेशुमार रिश्वत ले सकता था, लेकिन रिश्वत हजम करना ज़रा मुश्किल था। इसकी वजह यह नहीं थी कि मैं शरीफ और दयानतदार आदमी था, बल्कि वजह यह थी कि मेरे ऊपर जो अफसर थे वो दयानतदार थे। नकबजनी की यके बाद दीगरे 2 वारदातों ने ऊपर वालों को परेशान कर दिया था। वो रोज़ बरोज़ देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आजकल हर इलाके में 24 घंटों में इतनी संगीन वारदातें हो जाती हैं, तो न ऊपर वालों को परेशानी होती है न नीचे वालों को, बल्कि ऊपर नीचे वालों की तो चांदी हो जाती है। इस हिंदू सुनार का रिश्वत पेश करना दरअसल इकबाल जुर्म था। यानी उसने तस्लीम कर लिया था कि उसके पास चोरी का जेवर आया है। मैंने उसको कहा कि वो थैली और माल मेरे हवाले कर दे और माल लाने वाले को पकड़वा दे, फिर मैं उसको इस केस से निकाल दूंगा। मैंने उसको ये तासुर दिया कि मैं रिश्वत कबूल कर लूँगा।
वो थैली लेने के लिए चला तो मैंने उसको रोक दिया। बाहर जाकर तमाशाइयों में से 2 आदमी पकड़े और उनको अंदर ले गया। सुनार से कहा कि वो थैली मुझको निकाल दे। वो 2 गवाहों को देखकर घबरा गया, लेकिन मैंने झूठ-मूठ की दलीलों और वादों से उसको तसल्ली कर दी। उसने एक संदूकची में से थैली निकाल दी जो खाली थी। मैंने खाली थैली का मुशीनामा तहरीर किया और दोनों गवाहों के दस्तखत करा के थैली अपने कब्जे में ले ली और दोनों गवाहों के नाम और पते लिखकर उनको बताया कि उन्होंने अदालत में ये गवाही देनी होगी कि थैली सुनार ने खुद बरामद कराई थी। उनको मैंने फारिग करके सुनार से कहा कि अब वो बताए कि इस थैली में क्या था। इंस्पेक्टर साहब, उसने कहा, आपने बाजार के 2 आदमी अंदर लाकर मुझको जलील कर दिया है। लाला जी, मैंने कहा, अगर आप मेरे साथ हेरा फेरी करेंगे तो मैं आपको हथकड़ी लगाकर बाजार में से गुजारूंगा। मैंने आपको कह दिया है कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे करते रहें। लाला जी ने मुझसे थोड़ी सी झकझक कराई, फिर असल बात मुंह से निकाली। उसने थैली लाने वाले का नाम अब्दुल वाहिद बताया, लेकिन उसको इस शख्स का आता पता मालूम नहीं था। अरसद 3 साल से ये अब्दुल वाहिद इस सुनार को चोरी का जेवर दे रखा था। जाहिर है कि सुनार को ये जेवर सस्ता मिलता था। कल वो फिर जेवर लाया था। सुनार ने मुझको बयान देते हुए कहा, मेरे पास ग्राहक बैठे हुए थे। अब्दुल वाहिद के साथ एक लड़की थी। ग्राहकों ने शायद अब्दुल वाहिद को पहचान लिया था। मैं उसके पास गया। उसने ये थैली मेरे हवाले की और चला गया। बाद में रकम लेने आया था? मैंने पूछा। नहीं, हिंदू ज्वेलर ने जवाब दिया। उसने आस्था से कहा था कि कल आऊँगा, वो आज किसी वक्त आएगा। मैंने उसके आगे का बयान ना लिया और बाहर आकर तमाशाइयों को कहा कि वो फौरन यहाँ से चले जाएं, वरना डंडे बरसाऊंगा। अपने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को कहा कि वो इलाके के थाने में चले जाएं और अपने साथ जिन 2 आदमियों को मैं लाया था उनको भी हेड कांस्टेबल के साथ भेज दिया। दुकान में सुनार का एक बेटा भी आ गया था। पता लगा कि वो भी बाप के साथ दुकान पर रहता है। मैंने उसको कहा कि वो दुकान में मौजूद रहे और कोई ग्राहक आए तो बाप को अंदर से बुला ले। दुकान के कारीगरों को कहा कि वो दुकान में मौजूद रहें और अंदर कमरे में न आएं। और आप लाला जी अंदर मेरे साथ कमरे में रहें। मैंने सुनार को कहा, किसी ग्राहक के आने पर आपका बेटा आपको बुलाएगा तो आप बाहर निकलें। भागने की न सोच लेना लाला जी। दुकान बमे माल भाग के सरकार जब्त हो जाएगी। अगर अब्दुल वाहिद आए तो उसको रकम देने के वास्ते अंदर ले आएं, उसको गिरफ्तार करा दें, फिर आपको छुट्टी। वो खुश हो गया। मैंने उसका बयान लेना शुरू कर दिया। थैली में अब्दुल वाहिद जेवर लाया था। सुनार चोरी का जेवर खरीदें या किसी का अपना जेवर खरीदें, उसको वो फौरन तोड़ देते हैं। ये जेवर चोरी का था, इस वजह से इस सुनार ने उसको तोड़कर पिघला दिया था। मैंने ये जेवर जो अब सिर्फ सोना था बरामद करना था। अब्दुल वाहिद की बाबत वो और कुछ भी नहीं जानता था।